हेलो बच्चों, मेरा नाम है राधिका मिस और मैं आपको मराठी और हिंदी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगी। ओके, तो जैसे 12th स्टैंडर्ड की पहली कविता है नवनिर्माण, जिसके कवि है त्रिलोचन जी। तो त्रिलोचन जी का जन्म, उनका असली नाम, उन्होंने ये जो कविता लिखी है ये किसके लिए लिखी है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पोएम नवनिर्माण। नवनिर्माण का अर्थ होता है क्रिएशन, न्यू क्रिएटिविटी, क्रिएशन। तो यहाँ पे हमको कवि किस नवनिर्माण की बात कर रहे हैं ये आज हमको इस कविता में पढ़ने मिलेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे नवनिर्माण कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टे में हुआ। तो आपको बस इतनी ही बात याद रखनी इसमें कि 20 अगस्त 1917 उत्तर प्रदेश इनका जन्म हुआ। त्रिलोचन जी का असली नाम है, वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बहुत सारे अलग अलग भाषा में निष्णात है। निष्णात है मतलब वो वहाँ पे परफेक्ट है, उनको अच्छे से वो भाषाएं आती थी। आपके साहित्य भाषा लोक भाषा के अनुप्राणित है। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज में उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस कविता में। जब आप इस कविता में आप भाव परिचय या आप लिखते हो, जैसे पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि यह कविता मतलब ये जो साहित्य है भारत ग्राम से संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला है, और हमारे कवि ने यही बात को उठाया इस कविता में। ओके बच्चों, तो आपके काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया है, नवसृजन वालों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। तो हमको क्या करना है, तो नवनिर्माण का अर्थ होता है कि हम लोग हमेशा दूसरों को इंस्पायर करें। तो किस चीज से इंस्पायर हो, तो सामने वाला हमसे इंस्पायर हो, ऐसे कुछ हम लोग काम करें, ऐसे कुछ हमारी समाज में हम काम करें। बस यही हमारे कवि यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे सहज सरल तथा मुहावरे से परिपूर्ण आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हो गया। हमारे जो कवि त्रिलोचन जी है उनका निधन 2007 में हो गया। तो आपकी प्रमुख कृतियाँ, तो इसके लिए बच्चों 2 मार्क्स से अलग से प्रश्न आते हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है। कविता में आते हैं प्रश्न कि त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ के नाम लिखिए। तो प्रमुख कृतियाँ है धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये कविता संग्रह है। देश काल जो है ये कहानी संग्रह है बच्चों। और दैनंदिनी मतलब डायरी, जो हम लोग अपनी लिखते हैं, रोज की डायरी लिखते हैं, तो उन्होंने भी लिखी है डायरी, तो जरूर पढ़ना, ये सब बुक्स बहुत अच्छी है। विधा परिचय, विधा परिचय अबाउट दिस पोयम, तो ये चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। आप जैसे देखते हो कि हर एक जो स्टांजा है वो 4 लाइन का है, तो 4 लाइन की ये कविता, उसको चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद बोलते हैं। यहाँ तक कि उसको चौपाई तक भी कहते हैं। ओके, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचारों की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने अपने आप में परिपूर्ण होती है। बस आपको इस लाइन में सिर्फ ये बात जरूरी है कि चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है, यह कविता चतुष्पदी है। बस आपको यही बात लिखनी। ये लाइन में आपको वासुदेव सिंह जी उनका नाम है, जन्म 20 अगस्त 1917 में है, निधन 2007 में हुआ है, और दबे कुचला जो एक समाज होता है उनके प्रति ये कविताएं लिखते हैं, ये बात याद रखनी है। प्रमुख कृतियां याद रखनी है। और अबाउट दिस पोयम, इस पाठ परिचय, तो इस कविता का परिचय क्या है। प्रस्तुत 4 पदों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। जैसे आप आजकल की वर्तमान स्थिति देखते हो तो सबको संघर्ष करना है, सबको स्ट्रगल करना है, तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या हासिल हुआ है, कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। तो हमारे पास बल है, ताकत है, तो हमारा बल
और हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ पे हमें इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, किन को हमको सहायता करनी है, ये सब कुछ हमको इस कविता में हमारे कवि त्रिलोचन जी ने बहुत आसान शब्द से, जैसे आसान शब्दों से हमें बताया गया। तो बच्चों यहाँ पे हमें कवि बताते हैं कि न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम तथा मानवता, ह्यूमैनिटी को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे इंसानियत अगर हमको रखनी है, हमने ह्यूमन एज ए ह्यूमन हमने यहाँ पे जन्म लिया इस धरती पर, तो हमको ये 3 चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए, हमारे साथ ये हमेशा हमारी सोच में होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ है बच्चों? 3। तो समाज में समानता, तो कोई स्त्री पुरुष इक्वालिटी नहीं, तू गोरा मैं काला या तू अमीर मैं गरीब, ये नहीं होना चाहिए। तो इट इज कॉल्ड एज इक्वालिटी, समानता। तो स्वतंत्रता, सबको जीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये स्वतंत्रता। और मानवता, ह्यूमैनिटी, जो आज बहुत ये जो लास्ट ईयर में पैंडेमिक ईयर में हमको देखने मिली है बहुत जगह से, मानवता, यहाँ पे इन्होंने ऐसे मदद की है, यहाँ पे इन्होंने ऐसे अपने सोर्सेस से उन सब जगह पे मदद करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मानवता नहीं तो ये स्वतंत्रता और समानता कोई काम नहीं आता है। तो हमको ये 3 चीज़ हमको स्थापित करनी है हमारे मन में, तभी जाके हमारा जीवन का उद्देश्य यहाँ पे सफल होता है। तो ये है विधा परिचय बच्चों। तो अब हम जाते हैं हमारी मुख्य कविता की। तो बच्चों हमने विधा परिचय, कवि परिचय सब देख लिया। अभी हम लोग जाएंगे हमारी मुख्य कविता पर। तो बच्चों पहले लाइन का अर्थ है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कभी किसी के जीवन में अगर आपको किसी को कुछ देना है तो उसको प्रोत्साहन दो। प्रोत्साहन से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं होती है। बस ये 4 लाइन में आपको यही बता रहे हमारे कवि कि कोई भी अगर दुनिया में किसी को प्रोत्साहन देता है तो वो मनुष्य उसके बड़े से बड़ा काम उसका सफल हो जाता है। जहाँ पे उसके मन में घबराहट होती है, वो कर नहीं पाता है कुछ काम डर के, तो देखो आप कभी उसको थोड़ा सा एक छोटी 2 बातें उसको बोल के देखो प्रोत्साहन के लिए, तो इम्पॉसिबल थिंग इज पॉसिबल, इसी को कहते हैं। तो तुमने विश्वास दिया है मुझको, तो तुमने मुझे, यह कवि कहती है कि तुमने ये जो मुझे विश्वास दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है। उच्छ्वास मीन्स यहाँ पे प्रोत्साहन होता है, तो इंस्पायर करना, किसी को इंस्पिरेशन देना। तो उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो तुमने जो मुझ में ये विश्वास दिया है, मुझे प्रोत्साहन दिया है, तो ये विश्वास और इस प्रोत्साहन से मैं खुद को बनाऊंगा कि मेरे पैर भूमि पर रहे और मैं यहाँ पे व्योम, यहाँ पे होता है इसे भूमि पर संभालूंगा। भूमि मतलब जमीन। तो मेरे पैर, मैं कितना भी बड़ा हूं, मैं कितनी भी ऊंचाई तक पहुंचूं, बट मेरे हमेशा पैर जमीन पर रहेंगे। एग्जैक्टली अर्थ होता है कि मेरी सोच हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगी। मैं हमेशा सबके बारे में मानव के हित में ही सोचूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तो उच्छ्वास है, मुझ में विश्वास है और मैं अभी सोच भी रहा हूँ डाउन टू अर्थ, तो मुझ में अभी आकाश छूने की मुझ में अभी शक्ति आ गई है। तो मैं आकाश तक, मुझे तूने, स्काई इज द लिमिट जिसको बोलते हैं, वो मुझे तूने दिए हैं। ये कवि हमें बता रहे हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए दूसरा सूत्र, यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चों तो ये सूत्र का अर्थ होता है नियम, रूल। तो एक रूल हम हमेशा हमारे दिमाग में या तो हमारे मन में ये हमेशा ठान के रहिए। तो ये सूत्र क्या है? इसे कभी तोड़ना नहीं है, और ये एक बार टूट गया तो इसको वापस से हम जोड़ नहीं सकते। तो वो सूत्र क्या है? वो जो हमें जोड़कर तोड़ नहीं सकते हैं, वो तोड़ नहीं सकते, ये सूत्र क्या है? तो हमें व्योम में जाए, यहाँ पे व्योम का अर्थ होता है आकाश।
स्काई, स्काई का अर्थ मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली हमको स्काई पे जाना है, मतलब हमारी बुलंदी को जब हम लोग छूते हैं, हमारी सक्सेस जब हमको मिलती है, तब व्योम। तो व्योम, व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, मैं धरती पर रहूं, धरती से आकाश में जाऊं, आकाश से भी ऊपर, जैसे जाते हैं लोग बहुत जगह पे, जैसे आपके जो अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए आज बहुत खुली है, आप स्पेस तक जा सकते हैं, तो इसका अर्थ है व्योम में जाए, कहीं पे भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट अर्थ है बच्चों कि आपके अपनों के बीच में हमको आना है। लास्ट में जो हम लोग जहाँ पे भी हम लोग जाए, जितनी भी हम लोग हमारी ऊंचाई तक पहुंच जाए, आखिर में हमें हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदारों के बीच में ही आना है। तो यहाँ पे कवि यही बोल रहे हैं कि व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, तो भूमि को छोड़कर हमें नहीं जाना है, तो अपनों के बीच में हमेशा हमें रहना है। ओके बच्चों, तीसरी कविता की पंक्ति है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। तो बच्चों यहाँ पे कवि देखो, आप जो इस दौर से गुजर रहे हैं, आप 12वीं के बच्चे हैं, तो आप में चारों ओर से आपको दीवारें हैं, तो आप बोले कि दीवारें मीन्स व्हाट, तो दीवारें मीन्स जैसे एग्जाम नहीं हुए तो जो बच्चे अच्छे गुण प्राप्त कर सकते थे उनको अपने गुण प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिला, और बहुत सारे आगे भी कठिनाई है, तो हो जाएगा, आपको संघर्ष करते रहना है, स्ट्रगल। तो जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। तो संघर्ष आपको, और इसके अलावा आपके हाथ में और मेरे हाथ में और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसका अर्थ हमें कभी भी वही बता रहे। तो देखो, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य की राह पर हमेशा अंधेरा ही रहेगा, तो इससे हमको डर के वापस नहीं आना है। तो सत्य की राह में अंधेरा है, एक मिनट बच्चों, सत्य के राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। तो आपको चारों ओर से हमेशा घेरा, दीवारें मिलेगी, क्योंकि आप जो प्रगति पे चल रहे हैं, जो रास्ते पे चल रहे हैं, किसी बुरे लोगों को देखा नहीं जाएगा। आप जो प्रगति के मार्ग पर चल रहे हो, सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो इसके लिए रोक देने के लिए घेरा है। तो घेरा मतलब यहाँ पे दीवार होता है, तो आपको रोक देने के लिए यहाँ पे दीवारें लगाएंगे, या तो आपके प्रगति मार्ग पर कुछ बाधाएं डालेंगे। काम भी और तुम करोगे क्या, इसके अलावा आगे बढ़ते रहने के अलावा, संघर्ष करते रहने के अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो बच्चों, सिर्फ संघर्ष। बढ़े चलो सामने अंधेरा है, चलो कहीं ना कहीं मार्ग दिखाई देगा, क्योंकि हर एक रात के बाद सवेरा आना तय है, निश्चित है। वैसे ही कोई भी कितनी भी समस्या हो, उसका समाधान जरूर मिलता है। तो ये 4 जो कविता की पंक्तियां है वो बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। कितनी भी कठिनाइयां आए बच्चों, आपको संघर्ष करते रहना है, आप एक दिन ज़रूर प्रगति मार्ग पर चलोगे। ओके बच्चों, अभी ये देखो 5वीं अपनी जो लाइन है वो ज़रा मैं बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। हमें सबको बल मिला है, कोई हैंडीकैप नहीं है, हम लोग तो सबको अच्छे है रहते हैं, हैंडीकैप भी लोग रहते हैं, बट जिनको भगवान ने अच्छे बनाए हैं, जो हैंडीकैप नहीं है, बल मतलब यहाँ पे शक्ति, हमको अच्छा चलने फिरने के लायक बनाए हैं, तो ये हमको किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सताने के लिए, जो निर्बल है उनको सताने के लिए तो हमको बल नहीं मिला है, तो वह है पीड़ित को बचाने के लिए। तो हमें जो बल मिला है उसका अर्थ क्या है, तो उस बल का अर्थ है हमें किसी पीड़ित व्यक्ति को बचाना है। अतः पीड़ित मतलब क्या, तो पीड़ित मतलब जो पहले कतार में आते हैं, जो विकलांग लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, छोटे बच्चों की मदद करनी चाहिए। आप तो जवान है, आप तो युवा है, तो आप में बल है, तो इसका प्रयोग आपको
पीड़ित लोगों को हमेशा बचाने के लिए आपका बल का उपयोग करना है बच्चों। बल मिला है तो बल बनो सबके, हमें बल मिला है तो हम सबके बल बने रहे, मतलब कॉन्फिडेंस हम सबके बनते रहे कि कोई भी बोलना चाहिए कि देखो इस ये है तो हम लोग बहुत यहाँ पे निर्धारित से रह सकते हैं। तो बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तो यहाँ पे बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए हमारे कवि कहते हैं कि यदि ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करता है, अगर तुम्हें इसको ईश्वर की शक्ति मानते हो तो कमजोर लोगों के बल बनो और इसी में आपके बल की सार्थकता है। तो ये लाइन आपको, ये 4 लाइन समझ में आ गई बच्चों। अभी आगे जाएंगे हम। कवि कहते हैं बच्चों, आगे इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जिसको अपने मंजिल का पता है, जिसको आने वाली मंजिल में हम जो जहाँ पे जिसको पहुँचना है, मतलब जो जिसका गोल है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बननी चाहती हूँ, तो उसको पता है कि मेरी मार्ग पर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे कांटे हैं। तो उसको मंजिल को पता है कि यहाँ तक मुझे जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर के वहाँ मैं अपनी शिखर पर, मेरी चोटी पर, मतलब मुझे जहाँ पे जाना है वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगी, वही अपना इतिहास कहता है। पथ के संकट को वही सहता है, जिसको अपने आने वाले मंजिल का पता है, जहाँ पे वो जा रहा है अपने मार्ग पर, तो उसको पथ मतलब उसके मार्ग के जो भी संकट है वो उससे भली भांति परिचित है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, और ऐसे ही व्यक्ति अपने सिद्धि के शिखर पर बैठता है। सिद्धि मतलब यहाँ पे सक्सेस, तो शिखर मतलब चोटी, जो माउंटेन हिल के टॉप रहता है उसको शिखर बोलते हैं। तो अपना इतिहास वही कहता है। आप भी जरा इतिहास में जाके देखो कि ऐसे किसी को सफलता नहीं मिली है बच्चों, बहुत ज़्यादा उसके पीछे स्ट्रगलिंग किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत एफर्ट लिया है, तब जाके उन लोगों को जो आज परिचित और जो बोलते हैं कि बड़े बड़े लोगों में उनका जो नाम आता है, उनको मंजिल का अपना पता था, उनको पथ के संकट सब पता थे, तब उन्होंने पीछे हटे नहीं। तो वो क्या किए कि उनको पता था तो उस कांटों के मार्ग पर वो निकल पड़े, और तभी जाके उन्होंने क्या लिखा है, अपना इतिहास खुद बनाया है। आगे बच्चों लिखा है, प्रीति के राह पर चले आओ, नीति के राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति के राह पर चले आओ। हमें हमेशा प्यार भरी और अच्छी, जो बोलते हैं अच्छे व्यवहार, हमारे व्यवहार में वही सी मार्ग पर हमको चलना है, मतलब हमें सबके साथ प्यार और मोहब्बत से हमको हमारे व्यवहार स्थापित करने हैं। तो दुनिया में एक ही है, जैसे बहुत सारे लोग कह के गए कि झगड़े से कुछ नहीं होता है, और जहाँ पे प्यार है वहाँ पे जहाँ बड़े बड़े झगड़े हैं वो भी सुलझ जाते हैं। तो हमें हमेशा प्यार के मार्ग पर चलना है, नीति के मार्ग पर चलो। यहाँ पे नीति मतलब अच्छे मार्ग, अच्छे कर्मों के मार्ग। तो हमेशा कर्म अपने अच्छे रखो तो हमारी राह पर वही हमको मिलेगा, क्योंकि वैसे बोलते ही है कि जो बोओगे वही पाओगे। तो अगर आप प्यार दोगे तो प्यार पाओगे, नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगा, वह तुम्हारी नहीं सबकी है। तो ये जो प्रीति का मार्ग है, मतलब जो प्यार का अच्छा मार्ग है, वो तुम्हारी नहीं, हम सबको उसी मार्ग पर चलना है। सबको आपको बोलना है कि भाई आप भी आओ और ये अच्छे मार्ग पर, प्यार के मार्ग पर चले चलो, गीति की मार्ग पर चले चलो। गीति की मार्ग मतलब यही अच्छे गीत जो है वो हमेशा गुनगुनाने हमको चलने हैं। तो वो कौन सा गीत है बच्चों? तो प्रीति की राह पर चलो, नीति की राह पर चलो, ये गीत गुनगुनाकर हमें उसी मार्ग पर चलना है। ये इसी मार्ग पर क्यों चलना है? तो आगे जाके जो हमारे संकट है वो थोड़ा तो कम हो जाएंगे, थोड़ा तो इसमें हमारे आसानी से हमारे रास्ते जो है वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कवि हमारे त्रिलोचन जी कहते हैं कि हमें हमेशा प्रीति नीति के मार्ग पर सच्चाई से संकट का मुकाबला करते हुए आगे हमेशा
चलना है। ओके बच्चों, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कवि पाठ परिचय में मैंने आपको बताया था समानता, तो यहाँ पे कवि हमको समानता की है बहुत बड़ी मिसाल दे रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि आज साथ निकलेंगे आज नर नारी, मतलब आज दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आप जहाँ पे देखो ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे औरतें नहीं कर सकते हैं या औरतें नहीं करते हैं काम। तो हर एक जो प्रोफेशन है जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ज़रूरत है, तो यहाँ पे दोनों साथ मिलकर हर एक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जो कठिन परिस्थिति है दोनों साथ में वो सफ़र कर रहे, दोनों लेंगे कांटों का ताज नर नारी। तो यहाँ पे हमारे कवि कहते हैं कि विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य आज ये नर नारी दोनों मिलके साथ करेंगे। दोनों संगी है, सहचर है, दोनों साथ में चलने वाले हैं, साथ में रहने वाले हैं और एक ही राह पर चलने वाले हैं। कि ऐसे नहीं कि आज औरत है तो आज उसको घर में बैठना है, चूल्हा ही करना है, बच्चों को संभालना है। ये परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आज दोनों साथ काम करते हैं, दोनों साथ रहते हैं और दोनों समस्याओं का सामना भी करते हैं बच्चों। तो आज इक्वालिटी बताई है यहाँ पे एक स्त्री और एक पुरुष की। तो यहाँ पे अब रचेंगे समाज नर नारी। तो इससे फायदा किसका होगा? जब एक समाज में नारी को उतना ही महत्व दिया जाएगा, उसके काम के प्रति जागरूक होगा समाज, तो इसके लिए फायदा किसका होगा? समाज को होगा। तो इससे एक नए समाज की रचना होगी। जैसे आज बच्चियां क्या नहीं कर पा रही है, आज औरतें कुछ, जैसे आप जैसे जानते हो कि पुरुष जितने महत्वपूर्ण है समाज के लिए, उतनी ही औरत समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब रचेंगे, तो न्यू क्रिएशन है, आज ये नवनिर्माण करेंगे। किस चीज का नवनिर्माण करना है बच्चों? तो नए समाज का। तो इस समाज में क्या होगा? नर नारी जो है वो दोनों समान रहेंगे। इनके लिए समाज जो है वो एक ही सोच रहेगा और दोनों कठिनाई साथ में समान दोनों सुलझाएंगे। ओके बच्चों, अभी ये जो है वो लास्ट वाला लाइन, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। तो जैसे वर्तमान बोलता है, हम हमेशा बोलते हैं ना बातें, अरे मेरा 10th बहुत अच्छा था, तो 10th में बोलते हैं कि मेरा 8 बहुत अच्छा था, तो 12th के बच्चे बोलेंगे कि अरे 11 10th बहुत अच्छा था। तो ऐसे ये जो वर्तमान मतलब पास्ट टेंस हमेशा, सॉरी वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस बच्चों, सॉरी वर्तमान मीन्स प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान बोलता है कि अतीत मीन्स पास्ट टेंस। तो पास्ट मेरा जो अतीत है वो हमेशा अच्छा है, सबको अपना पास्ट जो है वही अच्छा लगता है। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, तो उस प्राण के पथ मतलब उस मार्ग में मिले हुए मुझे मेरे मित्र, मित यहाँ पे होता है मित्र, तो मुझे उस मार्ग पर मिले हुए मेरे सब प्राण से प्रिय दोस्त, वो मुझे मेरे सब बहुत अच्छे थे। अभी चेंज होते हैं, पता नहीं आगे जाके हम लोग थोड़े, हमारे जो दोस्त है वो थोड़ा सा कम होते हैं, हम हमारी जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचते हैं, उससे ज़्यादा फोकस होते हैं, तो हम ज़रा दोस्त वगैरह उनको टाइम देना कम करते हैं। तो हमको क्या याद आता है बच्चों? हमारी पुरानी जो दोस्त है उनकी यादें याद आती है, तो हमारे जो टाइम है हमने जो उनके साथ गुजारे वो बातें याद आती है। तो वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, वहां पे मिलने वाले सभी दोस्त जो मुझे मिले हैं उस पथ पर वो सभी अच्छे थे। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। तो हमारे कवि कहते हैं कि ये भविष्य का गीत हमें अगर अच्छा हमको जानना है, हमारा भविष्य अच्छा करना है, तो भाइयों या हमारे जो स्टूडेंट, हमें हमारा जो वर्तमान है ये अतीत बनाने से पहले वर्तमान के कार्य ही आप अच्छे करो ना, तो वर्तमान जाके अतीत होने वाला है। तो वर्तमान के कार्य इतने अच्छे होने चाहिए कि मेरा भविष्य जो है वो गाना गाएगा, मतलब गीत गाएगा, अच्छे गीत गाएगा कि मैंने अच्छे कार्य किए हैं मेरे अतीत में। तो हमारा प्रेजेंट टेंस मतलब हमारा जो वर्तमान है उसी में हमने अच्छे कार्य किए बच्चों, तो हमारा भविष्य हमारा अतीत का गीत
बोलेगा कि मेरा अतीत अच्छा था। तो ये कविता ली गई है चुनी हुई कविता संग्रह से। तो मैंने आपको ये बहुत सरल शब्दों में आपको ये कविता बताई है। तो इसके स्वाध्याय जो है, शब्दार्थ जो है वो व्योम मतलब आकाश, सहचर मतलब साथ चलने वाला, मित्र या फ्रेंड दोस्त आपका। तो हम लोग ये स्वाध्याय जो है बस इसके लिए होता है। तो बल इसके लिए होता है। तो बल किसके लिए होता है? तो जैसे निर्बल को सहाय करने के लिए। और बल किसके लिए था बच्चों? देखो यहाँ पे जैसे बल के लिए आया है शब्द बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। तो ये दो उसका अर्थ होता है बच्चों। बहुत इजी है शब्दार्थ और उसके स्वाध्याय भी बहुत इजी है। जिसे मंजिल का पता रहता है वह, तो जिसे मंजिल का पता रहता है वो कैसा होता है? जिसे अपनी मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट वही सहता है और एक दिन सिद्ध के शिखर पर वो जाके बैठता है। ये दो प्रश्न के उत्तर यहाँ पे है। बहुत इजी। आपको एक बार कविता अच्छे से समझ में आ गई तो उसका स्वाध्याय आप झट से आपको आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे हमने ये 10th में पढ़ा था बच्चों। तो उपसर्ग मतलब इस शब्द के आगे हमको उपसर्ग युक्त शब्द लगाना है। जैसे नीति से पहले क्या आएगा? अनीति। और बल का निर्बल होता है। तो अनीति से वाक्य क्या बनेगा? अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। बहुत इजी है। और निर्बल का, निर्बल को सताना नहीं चाहिए। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लिखे। तो अब आपको समझना आना चाहिए कि उपसर्ग युक्त मतलब क्या। तो दिए गए शब्द के आगे हम लोग उसका उपसर्ग युक्त शब्द लगाएं। जैसे बल का निर्बल और नीति का अनीति। और अगर प्रत्यय रहता है तो हम लोग बल के बाद में मतलब उसके पीछे शब्द लगाना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे उपसर्ग दिया है तो हम लोग उसके आगे लगाएंगे शब्द। तो यहाँ पे बच्चों धरती से जुड़ा रहकर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो जैसे मैंने आपको कविता पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि क्या होना चाहिए। आपको अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए। आपको अगर स्काई इज द लिमिट आपको लगता है कि वहाँ पे परिस्थिति है तो मैं आकाश की ऊंचाई तक छू जाऊं, ये आपको विश्वास है। लेकिन आपको हमेशा आपके लोगों के साथ, आपके लोगों के बीच में, आपके परिवार के साथ रहकर, मतलब डाउन टू अर्थ, जो मैंने बताया था ना आपको, ये बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। तो ये भी बहुत इजी है, आप लिख सकते हो कि समाज आज इतने, हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं तो समाज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, हमारा देश बहुत बड़ी मुकाम तक पहुंच गया है। तो इससे आज नर और नारी दोनों साथ में चलते हैं, दोनों कठिन परिस्थितियों का सामना साथ में करते हैं। तो बहुत सारी आपको जो भी समझ में आ गया अबाउट दिस पोएम आप लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे रचनाकार का नाम है, यहाँ पे रचनाकार जी का नाम है त्रिलोचन जी। और यहाँ पे पसंदीद पंक्तियाँ, आप पंक्तियों में आप कोई भी 4 पंक्तियाँ आप लिख दो। तो यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको 4 लाइन लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं, 2 लाइन लिखते हैं। तो ये नहीं, आपको कंप्लीट यहाँ पे 4 लाइन लिखनी है बच्चों। तो पसंद आने का कारण, तो मैंने आपको विधा परिचय, प्रमुख कृतियाँ, फिर वहाँ पे आपको पाठ परिचय या कविता परिचय करवाया था। आप उसमें से भी आप लिखियो, आप लिख लो आप कि ये कविता बहुत सरल सादे शब्द में लिखी है। फिर ये कविता जो है समानता, स्वतंत्रता, मानवता, जो मैंने आपको बोला तो वो लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको वो लाइन लिखनी है। फिर इनके जो प्रमुख कृतियाँ है 2-3 वो आप लिख दो। तो मैंने ये खुद से पढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करने वाले कवि है। ऐसे बहुत सारे आपके मन से आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो ज़रूर आप बताना मुझे कमेंट में कि आपको मैंने कविता पढ़ाई तो आपको कैसे लगा, और आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो बच्चों। और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, अगला वाला अपना जो नया है आदर्श बदला, बहुत अच्छा चैप्टर है, वो हम लोग करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।